कल ऑफ था, ठीक है। परसों क्या पढ़ा था भाई, परसों को बता दो। MDR MAR, ठीक है। MAR PCIR, प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल, लोडिंग स्टोरिंग, स्पीड ऑफ डिफरेंट मेमोरीज। अच्छा, हाईएस्ट मेमोरी मतलब सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी मेमोरी की होती है? रजिस्टर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल क्या किया था। स्क्रीन शेयरिंग, देखो कल हमने क्या किया था, हमने देखा था कि मेमोरी जो होती है और जो सीपीयू होता है उनके बीच इंटरेक्शन कैसे होता है। एड्रेस बस के थ्रू हम एड्रेस पता करते हैं मेमोरी के अंदर, मेमोरी से डेटा निकाल के उधर भेज देते हैं सीपीयू में, ठीक है। फिर सीपीयू वापस डेटा भेज सकते हैं मेमोरी में। ये सब किसके थ्रू हो रहा है? रजिस्टर्स के थ्रू। जो मेमोरी से डेटा आ रहा है वो रजिस्टर्स में स्टोर हो रहा है। हमने अलग अलग तरीके के रजिस्टर्स पढ़े थे। रजिस्टर्स जैसे MDR, MAR। MDR मतलब मेमोरी डेटा रजिस्टर, MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। इनका पर्पस क्या होता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर का डेटा के साथ इंटरेक्ट करना, MAR का मतलब एड्रेस के साथ इंटरेक्ट करना। फिर प्रोग्राम काउंटर पढ़ा था। प्रोग्राम काउंटर भी एक तरीके का रजिस्टर होता है जो नेक्स्ट यानी कि आने वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखता है। इंस्ट्रक्शन से मतलब क्या होता है? कोई भी कमांड या कोई भी टास्क, जैसे 2+2 करना था तो अगला अगर तुम्हें 2+3 करना है तो 2+3 की लोकेशन उसने पहले से स्टोर करके रखी है। जब इस वक्त 2+2 एग्जीक्यूट हो रहा है और उसने ऑलरेडी 2+3 की लोकेशन स्टोर करके रखी है। IR क्या होता था? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये डिकोड करता था जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको। हमने पूरी प्रोसेस समझी थी कि इंस्ट्रक्शन बेसिकली कैसे होता है। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस MAR को देता है। MAR जो मेमोरी है, रैम है या कैश है, उधर से वो एड्रेस पता करता है। वहाँ पे जो लोकेशन है, जो एड्रेस है, जो एड्रेस पे वैल्यू पड़ी है या जो इंस्ट्रक्शन पड़ा है उसको उठाकर डेटा बस के थ्रू सीपीयू में भेज देता है। सीपीयू में भेजता है किसके पास? MDR के पास, मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास। फिर मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करता है कि उसको IR के पास भेज देता है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कि उस इंस्ट्रक्शन को डीकोड करता है कि इसमें ऑप कोड क्या है, ऑपरेंड क्या है। ऑप कोड यानी कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है। साथ में जो ऑपरेंड होता है, किस पे ये सब चीजें करनी है, वो ऑपरेंड होता है। फिर उससे ज्यादा कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट देखते कि ये जो चीजें आई है ये मेरे को किसके पास भेजनी है। कंट्रोल यूनिट पूरा कंट्रोल करती है स्ट्रक्चर को। फिर ALU के पास भेजते हैं। ALU ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। ALU ने जब 2+2 कर दिया तो जो 4 बना उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है, कहीं ना कहीं रखवाना है। तो वो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर स्टोर करता है ALU से आए रिजल्ट को। फिर उसके बाद हमने देखा हमें कन्वर्जन्स क्या क्या जरूरी आने चाहिए इस कोर्स के लिए। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, जो कि हमने पिछले साल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े। फिर ये टर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कि जीबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, केबी क्या होता है। एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? एक जीबी में 2 की पावर 10 एमबी होते हैं। 2 की पावर 10 को तुम 1024 में लिख सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी 1 GB इक्वल्स टू 1000 MB मत लिखना। 1024 MB होता है। वैसे ही 1 MB भी लिख सकते हो, 1 KB भी। 1 बाइट क्या होता है? 8 बिट्स। एक बिट का मतलब क्या होता है? बिट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, आइदर 0 आइदर 1। बाइट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ड लेंथ क्या होती है। वर्ड लेंथ यानी कि एक बारी में कैश से कितना डेटा प्रोसेसर के अंदर जा सकता है, उसको वर्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। वर्ड लेंथ 4 बाइट्स की है। अगर बोलते हैं कि जो प्रोसेसर है वो 4 वर्ड्स का है, 4 वर्ड लेंथ का है, यानी कि एक वर्ड का मतलब अगर एट एक वर्ड का मतलब अगर 1 बाइट है
तो यानी कि टोटल 4 बाइट्स हो गए। 4 बाइट्स का मतलब 32 बिट्स एक बारी में कैश से सीपीयू के अंदर जा सकते हैं। फास्टेस्ट मेमोरी हमने देख लिया, रजिस्टर होता है, मेमोरी हायरार्की देख ली कि स्पीड किसकी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी सबसे कम होती है। फिर हमने क्लस्टरिंग पढ़ी थी, जिसका एग्जांपल लिया था किचन से, कि अगर तुम्हारे पास छोटे-छोटे टुकड़े पड़े हैं और उनमें से तुम्हें कोई चीज़ ढूँढनी है, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। इंस्टेड ऑफ कि स्पेस सेम है, लेकिन तुमने क्लस्टर करके रखा हुआ है उनको, तो तुम्हें ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही हमने फिर पढ़ा था कि एक्चुअल में ये तो किचन वाला एग्जांपल था, बट एक्चुअल में हम कैसे टाइम बचा रहे हैं। अगर कोई 16 बाइट्स की मेमोरी है, वो 1 बाइट से डिवाइडेड है, यानी कि टोटल 16 फ्रैगमेंट्स है उसके, और हमें कोई डेटा ढूँढना है, तो हम पहले फर्स्ट बाइट पे जाके ढूँढेंगे, नहीं मिला, सेकंड पे जाएँगे, नहीं मिला, थर्ड पे जाएँगे, नहीं मिला, फोर्थ पे जाएँगे, नहीं मिला, ऐसे चेक करते रहेंगे कि किस पे मिल रहा है। वहीं अगर 16 बाइट्स की मेमोरी है, सेम मेमोरी है, लेकिन हमने फ्रैगमेंट्स सिर्फ 4 कर रखे हैं, 4-4 बाइट्स को क्लस्टर कर दिया। तो हमने 1 टू 4 वाले में सिर्फ बाइट नंबर 1 पे गए। हमने देखा इसमें हमारा एलिमेंट नहीं है, छोड़ दो। 2 नहीं चेक करना, 3 नहीं चेक करना, 4 नहीं चेक करना, सीधा 5 पे जंप मारो। 5 पे देखा मिला, हाँ मिल गया, तो 5, 6, 7, 8 हमें सर्च करने पड़ेंगे। फिर हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़े, अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलो। डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं 4 तरीके के, मेमोरी टू मेमोरी, कैश से रैम के अंदर जा रहा है, रैम से कैश के अंदर, रैम से एसएसडी में जा रहा है, एसएसडी से रैम के अंदर। दूसरे होते हैं इनपुट आउटपुट, जो कि मान लो तुम्हारे मॉनिटर पे जो दिख रहा है वो एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, तुम कीबोर्ड से या माउस से जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो इनपुट इंस्ट्रक्शन है। मेमोरी टू सीपीयू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी टू सीपीयू लोड इंस्ट्रक्शन होता है। तुमने मेमोरी से कोई सामान उठाया और सीपीयू में लाके रख दिया, तो यानी कि तुमने लोड किया वो सामान। वैसे ही अगर सीपीयू में तुम्हारे पास कुछ सामान पड़ा है, वो सामान तुम मेमोरी में जाके रख रहे हो, तो तुम स्टोर कर रहे हो, वो स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन है। सीपीयू बेसिकली क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं, एएलयू होता है, सी कंट्रोल यूनिट होता है। ये जो लास्ट में हमने देखा था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये हम रीड कर सकते हैं कि बी और सी को ऐड करके ए में रखेंगे, लेकिन सीपीयू नहीं समझता ना ये लैंग्वेज। सीपीयू तो बाइनरी नंबर समझता है। सीपीयू कैसे समझेगा, जैसे हमने नॉर्मल लिखा कि ऐड ए कोमा बी कोमा सी, इसका मतलब क्या है कि हमें ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर करवाना है, ए पे, और बी और सी को ऐड करना है। इसका मतलब ये, अब ये भी बाइनरी नहीं है, ये सिर्फ लेमन भाषा में समझाया गया। बाइनरी में कैसे लिखोगे, जैसे लास्ट में लिखा ऐड का सपोज करो ऑप कोड था 0, ऑप कोड का मतलब ऑपरेशन कोड। हर ऐड को अलग कोड मिला होता है, मल्टीप्लाई को अलग कोड, ताकि सीपीयू समझ सके कि हमें क्या करना है। ठीक है, ऐड का 0 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, बी अगर 3 था मैंने 0 0 1 1 लिखा हुआ है, सी को 0 1 0 0 लिखा हुआ है। इनको ऐड करके हम स्टोर करेंगे ए में। तो ये कहानी थी जो कि हमने पढ़ी कल। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को, व्हाइट बोर्ड वाली? चलो, आज का ना काफी इंटरेस्टिंग सा सेशन है, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे लास्ट में, और तुम्हें होमवर्क भी मिलेगा जो कि तुम्हें बहुत पसंद है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन मैंने बताया था, कोई भी टास्क, कोई भी काम, उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है। तो इंस्ट्रक्शन इज इक्वल, इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है, ओप कोड प्लस ऑपरेंड। ठीक है, सीपीयू के पास बाइनरी नंबर में जाते हैं। हमने देखा कि सपोज करो सीपीयू में एक बार में 16 बिट्स जा सकते हैं। ये सीपीयू है मेरा, ये सीपीयू है, ये सीपीयू है, और ये मेरी मेमोरी है। यहाँ से एक बारी में
16 बिट्स जा सकते हैं, 16 बिट्स। अब मैं 16 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बना दिया क्या? 16 बिट्स। अच्छा, वैसे 16 बिट्स जाते कैसे एक्चुअल में? मेमोरी जो होती है, मेमोरी और ये सीपीयू, इसको रैम बोल लो या एक बार कैश बोल लो, रैम से या कैश से सीपीयू के अंदर 16 बिट्स जा रहे हैं, तो बेसिकली 16 डिफरेंट वायर्स होती हैं ऐसे, बहुत पतली पतली 16 अलग अलग वायर्स होती है। हर एक वायर से एक बिट जाता है, या तो 0 या 1। अब ये 16 अलग अलग वायर्स ड्रॉ किए हैं मैंने, ठीक है, समझ रहे हो? अब क्योंकि बाइनरी नंबर समझता है सीपीयू, तो ये या तो कुछ 0 होगा, 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1। अब ऐसा कुछ गया सीपीयू के पास, अब सीपीयू उसको डिकोड करेगा कि भाई ये है क्या चीज़। तो बेसिकली ये जो पूरा नंबर है ना, इनमें से कुछ बिट्स जो होंगे, जैसे सपोज करो कि 5 बिट्स है, 5 बिट्स बताएंगे कि मेरे को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या क्या करना है। फिर 5 बिट्स इसके लिए रिजर्व हो गए, ठीक है। जस्ट सपोज करो कि नेक्स्ट जो 3 बिट्स हैं, ये कुछ और बता रहे हैं। एएम लिख रहा हूँ, जो कि एड्रेसिंग मोड होता है, बेसिकली आज पढ़ेंगे हम। जस्ट सपोज करो कि कुछ होता है, ये 3 बिट्स कुछ और बताते हैं। फिर अगले जो 4 बिट्स हैं, वो बताते हैं कि ऑपरेंड 1 क्या है आपका, यानी कि 4 है जैसे। अगले 4 बिट्स ऑपरेंड 2 बताएंगे, मान लो कि 7 है। अब ये फिक्स नहीं होता कि ऑपरेंड 1 का साइज 4 बिट्स होगा या 2 बिट्स होगा, ये अलग अलग होते हैं। एक लेमन भाषा में बताया कि 16 बिट्स का अगर नंबर है जो सीपीयू के अंदर जा रहा है, तो कुछ बिट्स होंगे जो बताएंगे कि ओप कोड क्या है, जो बताएंगे कि हमें एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या है। कुछ बिट्स होंगे जो बताएंगे कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है, जो कि हम पढ़ेंगे आज। कुछ बताएंगे कि ऑपरेंड क्या है एक्चुअली। तो ऐसे ऐसे होता है बिट्स का, ठीक है। ये थोड़ी सी कहानी है, इस पे हम वापस आएंगे, एक बार एड्रेसिंग मोड पढ़ते हैं। एड्रेसिंग मोड ये होता है कि कोई अगर तुम्हें डेटा निकालना है, सीपीयू को कुछ चाहिए, नंबर चाहिए सीपीयू को या कोई मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो वो कुछ रिक्वेस्ट करेगा, एक इंस्ट्रक्शन बना होगा। किस तरीके से वो रिक्वेस्ट जारी है, वो एड्रेसिंग मोड, कि हम कैसे वो डेटा को उठा रहे हैं। Addressing modes refers to the way data is fetched by CPU, ठीक है। ये बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे एग्जाम में। फर्स्ट होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, सेकंड होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फिर आता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के बाद होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। एक मिनट।
कहाँ पे थे? एड्रेसिंग मोड रेफर्स टू द वे डेटा इज फेच्ड बाय सीपीयू। बहुत अलग अलग तरीके के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। इमीडिएट देखा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड भी होता है, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ये कुछ तरीके हैं एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमें ऐड करना है तो हम ऐसे लिखते हैं ऐड ए कोमा बी कोमा सी। इसका मतलब हमें ऐड परफॉर्म करना है बी और सी पे, रिजल्ट स्टोर कराना है ए पे। ज़रूरी तो नहीं हम हमेशा ऐड करें, अलग-अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, उसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली बता देते हैं कि किस वैल्यू पे काम करना है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा है बी। अब मेरे को बी को ढूँढने जाना पड़ेगा मेमोरी के अंदर। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूँ ऐड 5, हैश 5 का मतलब कि ये जो 5 है ये वैल्यू है। अगर मैं हैश नहीं लगाता तो एक वैल्यू नहीं होती। हैश लगाना ज़रूरी है, ऐड हैश 5। अच्छा, अब ये बोलोगे कि ये 5 ऐड हो किसके साथ रहा है? ये हो रहा है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो लेटेस्ट वैल्यू पड़ी है उसके साथ। किसके साथ? लेटेस्ट वैल्यू इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या था? जो एएलयू के साथ कनेक्टेड था, उससे रिजल्ट लेता था। अगर मैंने बोला ऐड हैश 5, तो उसका मतलब जो उस वैल्यू पड़ी है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, उसमें मेरे को 5 ऐड करना है डायरेक्टली। ये 5 मैंने कहीं से उठाया नहीं, किसी मेमोरी से नहीं उठाया। ये डायरेक्टली ऐसे मान के चलो कि यूजर का इनपुट है एक तरीके से, जो कहीं पे भी स्टोर नहीं हुआ, डायरेक्टली सीपीयू को दे दिया। वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है क्या? ग्रुप में मैसेज करके बताओ तो। ऑडियो क्लियर नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? मैंने लिखा ऐड ए। इसमें क्या है कि ए जो है ना, ये वेरिएबल है। ये कोई लोकेशन बता रहा है, जो कि रैम में पड़ी है या कैश में पड़ी है। तो मेरे को जाना पड़ेगा रैम कैश में, वहां से मैं वैल्यू निकालूंगा कि ए जो वेरिएबल है उस पे मेरा क्या पड़ा था, 5 पड़ा था, 6 पड़ा था। वहां से उठा के लेके आना पड़ेगा सीपीयू। यहाँ पे सीपीयू को डायरेक्टली नहीं मिल रहा, वो उठा के लेके आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। क्योंकि हम सीधा गए, एक बार में हमें मिल गया, हम ले आए। और ये ए जो है ये ऐड किसके साथ हो रहा है? अगेन विद लेटेस्ट वैल्यू इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या था? एएलयू के साथ जो कनेक्टेड था, जो लेटेस्ट वैल्यू एएलयू से आई है उसको लेता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है? मैंने लिखा ऐड ए। इसमें क्या है, थोड़ा सा समझते हैं नीचे। ये मेरा सीपीयू था, ये मेरी मेमोरी है। मेमोरी में अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इधर से निकला मेरा एड्रेस, मेरे को मिला कि अच्छा यहाँ पे है, यहाँ से मैंने उठाया, वापस सीपीयू में लाके फीड कर दिया। ये होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। वहीं पे ये मेरा सीपीयू है, ये लोकेशन जो है बेसिकली ये ए है।
ठीक है। अब ये कोई लोकेशन थी ए, सीपीयू में ए था, वो ए के पास गया, लेकिन ए पे आके देखा कि यहाँ पे तो ए इक्वल्स टू 5 पड़ा था, यहाँ पे ए इक्वल्स टू सम एड्रेस पड़ा, और वो एड्रेस लोकेट कर रहा है इधर किसी और जगह पे। फिर हमने ये वाला जो डेटा है ये उठा के सीपीयू को दिया, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। हम गए थे कोई एलिमेंट लेने, लेकिन उस जगह पे नहीं मिला, उधर से हमें किसी और एलिमेंट पे जाना पड़ा, वहां से हमने पता चला, तो ये होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड क्या होता है, मैंने लिखा ऐड R1 R2। R1 R2 अगेन रजिस्टर्स के नाम है, जो छोटी छोटी लोकेशन सीपीयू पे हैं उनके नाम है। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू मेरे को चाहिए, जिन पे मेरे को ऐड परफॉर्म करना है, वो ऑलरेडी रजिस्टर के अंदर पड़ी है, मुझे ना तो मेमोरी में जाने की जरूरत है, ना तो रैम में, ना कैश में, और ना यूजर से डायरेक्टली लिया मैंने, वो रजिस्टर के अंदर पड़ी है। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, सिर्फ ओप कोड दे रखा होता है, ऑपरेशन क्या कर रहा है। ओप कोड होता है जैसे मान लो CLA होता है, एक CLA, CLA का मतलब कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। जैसे सपोज करो कि एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी थी 1011, तो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड अगर दे रखे हैं तो वो वैल्यू हो जाएगी 0100, बिल्कुल उल्टा, 1 का 0 कन्वर्जन, 0 का 1। इसमें ना तो तुमने कोई मेमोरी एड्रेस दिया, ना तुमने कोई वैल्यू दी, तुमने सिर्फ ऑपरेशन बताया कि क्या करना है, उसको पता है कि मुझे एक्यूमुलेटर पे काम करना है। डिस्प्लेसमेंट से पहले एक बार इंडेक्स बताना चाहूंगा। इंडेक्सिंग का नाम बहुत सुना होगा जब से सीयू में आए हैं हम, एरेज में इंडेक्सिंग होती है, बिल्कुल एरेज रिलेटेड ही है। इसकी डेफिनेशन पे कुछ जाने की जरूरत नहीं, काम कहाँ आता है, यूज टू एक्सेस एरेज। मुझे लग रहा है एक छूट गया एड्रेस, मुझे एक बार चेक करना, डिस्प्लेसमेंट तो है। एक ये छूट गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि ऐड R1 R2 तो दे रखा है, लेकिन अगेन वही कहानी है। R1 जो है, रजिस्टर में मैं गया, लेकिन वहां पे मेरे को एलिमेंट नहीं मिला, मेरे को मेरा डेटा नहीं मिला, मेरे को एड्रेस दे दिया किसी और जगह पे, तो मेरे को किसी और जगह पे जाना पड़ेगा, यानी कि मेरे को कैश में या रैम में जाना पड़ेगा, फिर वहां से उठा के लेके आऊंगा, तो होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड में मेरे को ये R1 दे रखे हैं, फिर मेरे को कुछ ना एड्रेस दे रखा है, डायरेक्टली एड्रेस ही दे रखा है मेरे को उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा, उधर से सामान लेके आना पड़ेगा। साथ में मेरे को एक और चीज दे रखी है कि ये जो R1 है ना, R1 की वैल्यू सपोज करो कुछ 100 थी, कुछ 1000, ठीक है। ये जो एड्रेस है, मेरे को एड्रेस इसमें ऐड करना पड़ेगा, ये जो एड्रेस था, ये जो एड्रेस दे रखे हैं, सपोज करो ये 2000 है, ये ऐड करना पड़ेगा। फिर जो बना 3000, मेरे को इधर जाना पड़ेगा, इधर से मैं वैल्यू उठाऊंगा, फिर उसको यहाँ पे लाके रखूंगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो एड्रेस दे रखा है उससे डिस्प्लेस कर दिया मैंने R1 को। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, एक R1 एक रजिस्टर दे रखा है, एक एड्रेस दे रखा है, एड्रेस जो दे रखा है उससे मैंने डिस्प्लेस कर दिया अपने करंट रजिस्टर वैल्यू को, तो मेरे को एक नई वैल्यू उठानी पड़ेगी। चलो एड्रेसिंग मोड्स हो गए, कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड तो एक बार पूछ लो। ठीक है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स एमएसटी के टाइम्स पे होंगी उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन अगेन वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स तुम तभी एक्सेस कर पाओगे अगर तुम अपने रजिस्टर्ड ईमेल्स एक्सेस करोगे तो।
तो अगर तुम्हें ईमेल चेंज कराना है तो मुझे मैसेज कर देना नए ईमेल और पुराने ईमेल के साथ में। इम्प्लिसिट मैं बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बता देता हूँ। इमीडिएट भी बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मैं बाद में फिर कराऊंगा तुम्हें, आज समझ नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट। यार लेट ज्वाइन हुआ तो कोई बात नहीं, आज की रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एड्रेसिंग मोड वापस से आ जाते हैं सारे के सारे। चलो ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है कि सीपीयू को कोई वैल्यू उठानी है, सीपीयू को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लो 2 था और ये 2 था, दोनों को प्लस करना है, 4 बनाना है, तो ये 2 और 2 आएगा कहाँ से? वो बताता है एड्रेसिंग मोड कि 2 जो है वो मैंने यूजर से डायरेक्ट इनपुट लिया, 2 जो है वो मैंने रैम या कैश से उठाया, 2 जो है वो मैंने रजिस्टर से उठाया। ये सब बताना पड़ता है ना सीपीयू को कि कहाँ से उठाना है, ताकि एग्जैक्टली उस लोकेशन से सही डेटा उठाया जा सके। एड्रेसिंग मोड रेफर्स टू द वे डेटा इज फेच्ड बाय सीपीयू। अलग अलग तरीके के एड्रेसिंग मोड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हमारे काम के यही है। डिस्प्लेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मुझे लग रहा था कि अभी समझ में भी नहीं आएगा, तो एक बार मैंने हटा दिया। डिस्प्लेसमेंट बाद में बताऊंगा। एक रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। फर्स्ट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो डेटा है जिस पे एडिशन तुम्हें परफॉर्म करना है, जिस पे मल्टीप्लिकेशन, जिस पे कुछ भी करना है, वो डायरेक्टली सीपीयू को मिल गया, ना तो सीपीयू ने रजिस्टर से उठाया कहीं से, ना सीपीयू ने कैश से उठाया, ना सीपीयू ने रैम से उठाया, कहीं से नहीं उठाया। एक तरीके से मान के चलो कि यूजर आया, यूजर ने दे दिया उसको कि हाँ भाई 5 लेना। इसको लिखने का तरीका होता है #5, यानी कि 5 वैल्यू डायरेक्टली मिली है, सीपीयू ने कहीं से नहीं उठाई। फिर आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में लिखते हैं ऐड सिंपल ए लिखा। ए जो है एक वेरिएबल है, यानी कि किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है। वो मेमोरी लोकेशन कहाँ होगी? रैम में होगी या कैश में होगी। तो हमें सीपीयू से बाहर निकल के एड्रेस बस के थ्रू जाना पड़ेगा मेमोरी में। उधर से हम वो फेच करेंगे कि ए वेरिएबल कहाँ पे। ए पे गए, उधर देखा कि डेटा है 5, हमने 5 को उठाया, फिर हम वापस डेटा बस के थ्रू आए और सीपीयू को दे दिया वो 5। ये होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में एक फर्क होता है। डायरेक्ट में हम एक बार गए, ए पे ही हमें 5 पड़ा मिल गया, हम उठा के ले। इनडायरेक्ट में हम ए पे गए, लेकिन ए पे क्या था, किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पड़ा था। तो हम ए से हो सकता है शायद डी पे गए, फिर डी से हमने 5 को उठाया और वो सीपीयू को लाके दे दिया। इतना सा फर्क है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमें पहली बार में ही मिल गया जो भी एलिमेंट था। इनडायरेक्ट में हो सकता है हमें 2 बार या 3 बार जंप कराया अलग अलग मेमोरी लोकेशन का। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर से R1 R2 R3 उन्हीं के अंदर डेटा पड़ा था, सीधा उठा लिया सीपीयू ने। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड सबसे फास्ट होता है, क्योंकि डायरेक्टली एड्रेस या डेटा वहां से उठा रहा है। ऑब्वियसली जो इमीडिएट होता है वो सबसे फास्ट होता है, उसके बाद रजिस्टर फास्ट होता है। फिर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड आता है। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन दे रखा होता है, ऑपरेंड नहीं दे रखा होता। इम्प्लिसिट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे CLA, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। इसमें क्या होता है, जो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू होती है, जैसे मान लो 1011 पड़ा था एक्यूमुलेटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे, 0 को 1 में कन्वर्ट, 1 को 0 में, तो 0100। यहाँ पे देखो कि हमने किसी भी ऑपरेंड का यूज नहीं किया। जो वो CLA है उसको पता है कि मुझे कहाँ पे वर्क करना है, एक्यूमुलेटर पे। एक्यूमुलेटर को कोई ऑपरेंड या उसको कुछ देने की जरूरत नहीं, उसके अंदर ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी है, उसी पे काम होना है, इसलिए इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। फिर आता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। उसका काम क्या होता है, एरेज को फेच करने के लिए। फिर आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जो कि हम स्टार्टिंग में भूल गए थे। रजिस्टर इनडायरेक्ट, इसको अगर तुम चाहो तो रजिस्टर डायरेक्ट भी बोल सकते हो। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब, रजिस्टर 2 जो है, जैसे मैंने R1 के आगे ब्रेसेस लगाए लेकिन R2 में नहीं लगाया। R2 का मतलब कि मेरे को R2 के अंदर 5 वैल्यू मिली, 5 मिल गई, 6 मिल गई। लेकिन R1 पे जब मैं फेच करने गया वैल्यू, तो R1 में मेरे को किसी का एड्रेस मिला। अब मेरे को उस एड्रेस से वैल्यू निकालनी है। वो एड्रेस कहाँ का है, किसी रैम का है, किसी कैश का है। तो मेरे को उधर रैम के पास या कैश के पास फिर से मेरे को एड्रेस बस के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर मैंने वहां से वैल्यू निकाली,
फिर मैं डेटा बस के थ्रू वो वैल्यू लेके आऊंगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रेफरेंस तो रजिस्टर का दिया था, लेकिन हमें फिर से घूम के आना पड़ा, तो इनडायरेक्टली हमने एलिमेंट निकाला। ये होते हैं एड्रेसिंग मोड्स। यार नोट्स से तुम पढ़ोगे तुम्हारा बहुत टाइम जाएगा। ये जो मैं हैंडआउट्स तुम्हें देता हूँ ना, एक बार रोज के रोज इनको देख लिया करो, एटलीस्ट माइंड में बन जाएंगे। क्योंकि पेपर जो सब्जेक्टिव नहीं है, पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। नोट्स पढ़ोगे बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं। बाकी नोट्स अगर मेरे को कहीं से मिले तो मैं भेज दूंगा, बट आई डोंट थिंक कि नोट्स का फायदा होगा। डेटा बस का यूज किस में हो रहा है सिर्फ? कौन से वाले एड्रेसिंग मोड में? नहीं, सब में तो एड्रेसिंग, एड्रेस बस का भी तो यूज हो रहा है ना। अगर हमें एड्रेस दे रखा है, तो हमें एड्रेस फैच करने के लिए, एड्रेस पे डेटा निकालने के लिए तो हमें एड्रेस बस का यूज करना पड़ेगा। जब मेमोरी में वो डेटा मिल गया, फिर हम डेटा बस के थ्रू लेके आएंगे। अभी जो भी मैंने केसेस बताए, सीपीयू टू मेमोरी जब हम जा रहे हैं तो हम एड्रेस बस का यूज कर रहे हैं। मेमोरी टू सीपीयू जब आ रहे हैं तो हम डेटा बस का यूज कर रहे हैं। सीएलए में कोई बसेस यूज नहीं कर रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी करेंगे। चलो थोड़ी सी थ्योरी हो रहा है, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, इसके डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो थ्योरी छोटी सी है, वो समझ लो। देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, तो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस है वो ऑर्गेनाइज किस तरीके से होते हैं। आर्किटेक्चर यानी कि कैपेबिलिटीज क्या होती है पर्टिकुलर सिस्टम की, ठीक है। वैसे होता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर मतलब इंस्ट्रक्शन, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देने के ना बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ऑपरेंड को हम बाइनरी में लिखते हैं, ऑपकोड को लिखते हैं, एड्रेसिंग मोड को भी बाइनरी में लिखते होते हैं। तो जरूरी थोड़ी कि ऑपकोड जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखो तुम। जैसे ऊपर एग्जांपल लिया है, मैंने लिखा कि जो ऐड मल्टीप्लाई के 5 बिट्स है बिल्कुल स्टार्टिंग में, जरूरी नहीं है, पीछे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो ये बताएगा कौन? ये बताएगा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर आप कौन सा यूज कर रहे हो। ये बेसिकली दो तरीके के हैं हमारे सिलेबस में। एक है RISC और दूसरा है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RISC नाम से क्लियर है कि इसमें हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम यूज करेंगे, इंस्ट्रक्शंस के नंबर घटा देंगे। एक मिनट, शायद मैंने गलत बोल दिया, एक बार रुको। इस पे क्या कर रहे हैं, साइकिल्स को घटा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को बढ़ने दे रहे हैं। इसमें हम साइकिल्स बढ़ा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को कम होने दे रहे हैं। सही है? हाँ सही है। ये सिर्फ थ्योरी है, क्या होता है क्यों होता है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ याद रखना है, रट्टा मारना है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है? द वे
जो इंस्ट्रक्शन हम सीपीयू को दे रहे हैं वो किस तरीके से डिजाइंड है। एक आरआईएससी अप्रोच होती है, एक सीआईएससी अप्रोच होती है। आरआईएससी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, सीआईएससी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कंप्यूटर। आरआईएससी में हम क्या कर रहे हैं, साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स कम कर रहे हैं लेकिन इंस्ट्रक्शंस बढ़ा रहे हैं। सीआईएससी में साइकिल्स बढ़ा रहे हैं लेकिन इंस्ट्रक्शन कम कर रहे हैं। साइकिल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझो कि क्लॉक क्या होता है। क्लॉक यानी कि घड़ी। जैसे क्लॉक में 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड में हमने क्या काम किया, वैसे ही प्रोसेसर की भी एक अलग क्लॉक होती है। क्लॉक का मतलब क्लॉक साइकिल बोल लो इसको, कि एक बारी में, या फिर कोई भी एक मान लो कि एक नैनो सेकंड डिजाइन कर रखे हैं, एक इंस्ट्रक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, एक इंस्ट्रक्शन कितनी देर में नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है। टाइम टेकन बाय एन इंस्ट्रक्शन टू मूव टू नेक्स्ट स्टेज। अब कुछ टाइम होगा जो किसी इंस्ट्रक्शन को लगेगा नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए। नेक्स्ट स्टेज जैसे क्या थी, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग थी हमारी, एग्जीक्यूशन वगैरह, ये जो लोड स्टोर सब कुछ था। एक स्टेज से दूसरी स्टेज जाने में कुछ तो टाइम लगता है इंस्ट्रक्शन को। जो टाइम है वो सभी का कॉन्स्टेंट नहीं होता। डिकोडिंग से नेक्स्ट स्टेज पे जाने में हो सकता है कम लगे, फिर अगले में जाने में ज्यादा लगे। क्लॉक साइकिल क्या होती है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि इस स्टैंडर्ड में एक प्रोसेस हो रही है, उसको क्लॉक साइकिल बोलते हैं। जो तुम्हारे फोन्स में या लैपटॉप में सीपीयू लगे हैं, तुमने देखा वहां पे लिखा होता है 2.2 गीगाहर्ट्ज के सीपीयू। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या होता है कि 2.2 गीगा इंस्ट्रक्शंस तुम प्रोसेस कर लो 1 सेकेंड में। ये क्लॉक साइकिल होती है। ये जो तुम्हारे 2.2 गीगाहर्ट्ज है इसको बोलते हैं क्लॉक फ्रीक्वेंसी। वापस रिपीट करते हैं, क्लॉक साइकिल क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है पर्टिकुलर टाइम का, कि इतने टाइम में कोई एक प्रोसेस हो रही है। क्योंकि हर प्रोसेस का अलग अलग टाइम होता है होने का, इसलिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उसको क्लॉक साइकिल बोलते हैं। क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकेंड के अंदर कितने इंस्ट्रक्शंस तुम्हारा सीपीयू प्रोसेस कर पा रहा है, उसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो कि तुम्हारे बेसिकली सीपीयू जो लैपटॉप्स हैं या फोन्स हैं उनमें 2.2 गीगाहर्ट्ज के आसपास नॉर्मल होती है। इसका मतलब कितने सारे इंस्ट्रक्शंस 1 सेकेंड में प्रोसेस हो रहे हैं, ये छोटी सी चीज होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई एग्जाम में। चलो, अब हम ना कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ प्रोसेसर हैज 16 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस। 16 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ऐसे जो फंक्शन है ना, ये टोटल 16 है अलग अलग तरीके के। तो हर का जो कोड होगा वो भी अलग अलग होगा। फिर ये कह रहा है कि टोटल रजिस्टर तुम्हारे पास 32 है। जो इंस्ट्रक्शन वर्ड है वो 24 बिट का है। और 24 बिट के इंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ रहा है, एक ओपकोड, 2 रजिस्टर्स, एक इमीडिएट ऑपरेंड। इसको साथ साथ लिखते चलते रहो। इन्होंने क्या दे रखा है हमें,
एग्जाम्पल 1 में दे रखे हैं कि टोटल 16 डिफरेंट ओप कोड्स हैं, 16 डिफरेंट ओप कोड्स हैं, 32 हमारे पास रजिस्टर्स हैं, 24 बिट इंस्ट्रक्शन की लेंथ है। तो हमें ये बताना है हाउ मेनी बिट्स आर पॉसिबल फॉर द इमीडिएट ऑपरेंड फील्ड। ऑपरेंड के लिए कितने मिलेंगे? देखो एक बात बताओ, इन्होंने बोला कि 24 बिट्स के जो है वो इंस्ट्रक्शन लेंथ है, कि एक इंस्ट्रक्शन जो जा रहा है उसमें 24 बिट्स है। मान लो तुमने 24 बना लिया, टोटल बिट्स कितने? 24, 24 टोटल बिट्स है। 16 बिट्स, 16 ओप कोड्स है तुम्हारे पास, यानी कि ऐड मल्टीप्लाई क्या कराना है, वो टोटल 16 चीजें हैं। इन 16 को तुम कितने बिट्स में प्रॉपर समझा सकते हो? अब जैसे सपोज करो कि मेरे पास 2 बिट्स थे, 2 बिट्स के मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ? 0 0 0 1 1 0 1 1। 2 बिट्स के 4 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। 3 बिट्स हो मेरे पास, यानी कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1, हाँ 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। 3 बिट्स में 8 हो गए, तो यानी कि 2 बिट्स है, तो यानी कि मेरे पास टोटल 2 की पावर 2 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। 3 बिट्स है, तो यानी कि 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। मेरे पास 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। अब मेरे को टोटल कॉम्बिनेशन चाहिए 16, वो मेरे बन जाएंगे 2 की पावर 4 से, तो यानी कि मेरे को 4 बिट्स चाहिए, क्या बताने के लिए? ओप कोड बताने के लिए। सपोज करो कि ये शुरू के 4 बिट्स ले लिए ओप कोड बताने के लिए, टोटल 24 थे, तो उनमें से 4 चले गए ओप कोड बताने के लिए। 32 रजिस्टर्स थे, 32 रजिस्टर्स के लिए भी मेरे को क्या करना है? 2 की पावर 5, 5 बिट्स चले गए रजिस्टर बताने के लिए कि कौन से रजिस्टर में वैल्यू है, कहीं ना कहीं 5 बिट्स चले गए होंगे। ठीक है, अब मेरे पास बचे किसके लिए बिट्स? ऑपरेंड के लिए बचे मेरे पास बिट्स। टोटल मेरे पास 24 थे, 4 मेरे ओप कोड में चले गए, 5 बिट्स मेरे रजिस्टर बताने में चले गए, बचे कितने? 16 बिट्स। तो 16 बिट्स मेरे पास ऑपरेंड के लिए बचे। एक मिनट, इनके पास 2 रजिस्टर्स थे, 2 रजिस्टर से एक रजिस्टर नहीं था, 5 बिट्स और चले गए, तो मेरे पास टोटल 11 बिट्स पड़े अपने अलग ऑपरेंड के लिए, इमीडिएट ऑपरेंड के लिए। कैलकुलेशन गलत हो रही है क्या? 10 बचेंगे भाई। ये 15 था। ठीक है, देखो टोटल बिट्स थे 24, 2 रजिस्टर के ऑपरेंड्स थे, एक रजिस्टर का ऑपरेंड ले रहा है 5 बिट्स, 2 लेंगे 10 बिट्स। टोटल 24 थे, एक रजिस्टर ने लिए 5, दूसरे रजिस्टर ने लिए 5, ओप कोड ने लिए 4, बचे कितने? 10 बिट्स। 10 बिट्स आंसर हो जाएगा जो इमीडिएट ऑपरेंड के लिए इन्होंने पूछा। आंसर क्या है? 10 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस ग्रुप में भेज दूं यार? ये कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएंगे। ये वैसे वीडियो में वही कर रहा हूँ जो नेपटल वाले सर की है,
तो अगर तुम रेफरेंस लेना चाहो तो इधर से ले सकते हो। जो तुम देख रहे हो ना नेक्स्ट वीडियो, ये तुम्हारी होमवर्क रहेगी पूरी, इसमें सेम क्वेश्चंस है बिल्कुल, ये तुम्हें सोल्व करने हैं। और 13 मिनट की वीडियो, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा टाइम भी लगेगा। क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी और सेम ही क्वेश्चंस है, बस वैल्यूज चेंज्ड है। तो इनको करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वैसे आज के लेक्चर के बाद हमारा फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वीक में हमें लगे टोटल 3 दिन, लेकिन जो आगे वाले वीक्स होंगे उनके लिए हमें लगभग मैक्सिमम 1.5 दिन लगेगा हर वीक को कंप्लीट करने में, क्योंकि आगे वाले वीक्स, पहली बात तो मैं तुम्हें बेसिक समझा चुका हूँ पहले वीक में इतने ज़्यादा, आगे वाले वीक्स में बेसिक्स इतने कुछ है नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी करा पाऊंगा तुम्हें इसलिए बस। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल्स थोड़े बढ़ जाते हैं आगे वाले वीक्स में, तो वो तुम कर सकते हो, जो ना आए वो मेरे को बता सकते हो। वीडियोस भी इतनी नहीं है, फर्स्ट वाले वीक में 6 वीडियोस थी, बाकी वाले वीक्स में 3 या 4 वीडियोस हैं। तो फर्स्ट वीक करने में हमें 3 दिन लगे, लेकिन आगे वाले जो भी वीक्स होंगे 1.5 दिन मैक्सिमम लगेगा पर वीक के लिए। हाँ, वीडियो का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, रुको। क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। जो मैं फर्स्ट लिंक भेज रहा हूँ ये वो वीडियो जिससे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। सेकंड जो लिंक भेज रहा हूँ वो उसके हैं जो क्वेश्चंस तुम्हें खुद से करने हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैं वापस से समझा देता हूँ, पहले वाले क्वेश्चन को। वापस से समझते हैं क्वेश्चन को। हम्म, ऐसा कर सकते हैं क्या? चलो बढ़िया। देखो, क्वेश्चन में दे रखे हैं कि एक प्रोसेसर है, उसमें 16 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यानी कि ऐड का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्ट का। मैंने तुम्हें बताया कि हर एक अलग अलग ऑपरेशन जो होता है, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, इनका अलग अलग कोड होता है। तो यानी कि टोटल 16 हमारे पास ऑप कोड्स हो गए। हमें टोटल ये बताना है कि 16 तरीके के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। अब ये 16 तरह के अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए मेरे को कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है? जस्ट सपोज करो कि अगर मैंने 4 बिट ले लिया, ठीक है, मैंने बोला कि 0000 का मतलब अगर है तो ऐड कर देना, 0001 है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, 0010 है तो मल्टीप्लाई कर देना, 0011 है तो डिवाइड कर देना। वैसे जो बाकी 12 और है वो इनमें हो जाएंगे। तुम्हें पता है कि इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 15, यानी कि टोटल 16 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन गए। मेरे पास 16 ऑप कोड्स थे, तो उन 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख देते हैं, यानी कि मेरे को 4 बिट्स चाहिए बताने के लिए कि ऑप कोड कौन सा है मेरा। टोटल बिट्स जो थे, टोटल बिट्स 24 थे। टोटल बिट्स का मतलब क्या हो गया? मेरे पास ऑप कोड होना चाहिए, मेरे पास ऑपरेंड्स होने चाहिए, ठीक है। टोटल बिट्स 24 थे। ऑप कोड ने कितने बिट्स ले लिए मेरे? 4, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, तो 4 बिट्स मेरे ऑप कोड बताने में गए। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास 2 रजिस्टर के ऑपरेंड है, 2 रजिस्टर्स वाले ऑपरेंड है, यानी कि टोटल 2 ऑपरेंड्स आपके पास और एक इमीडिएट ऑपरेंड है, टोटल 3 हो गए। रजिस्टर वालों को इन्होंने बता रखा है कि टोटल रजिस्टर 32 है। टोटल रजिस्टर 32 यानी कि 2 की पावर 5 रजिस्टर्स हो गए। अगर सीपीयू को पता है कि मेरे पास जो 32 रजिस्टर्स है उनमें से किसी एक रजिस्टर से मेरे को वैल्यू उठानी है,
तो सीपीयू को ये तो पता होना चाहिए ना कि उस रजिस्टर को मैं एलोकेट कैसे करूंगा। तो हमने 5 बिट्स एलोकेट कर दिए जो बताएंगे कि रजिस्टर कौन सा। इसका मतलब हो सकता है कि ये जो 5 बिट्स हैं इनकी वैल्यू जाती है 0 to 35। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो तुम इन 5 बिट्स का यूज करके 0 1 2 3 से लेकर 35 नंबर तक बना सकते हो। तो 35 नहीं, 31 0 से 31 बना सकते हो। तो टोटल 32 कॉम्बिनेशन हो गए और 32 ही तुम्हारे पास रजिस्टर्स है। तो हर रजिस्टर के पास एक अलग कॉम्बिनेशन होगा नंबर का। किसी के पास 00001 होगा, किसी के पास 11111 होगा। तो हर रजिस्टर को एक अलग नंबर मिल रखे हैं। 5 बिट्स गए रजिस्टर का एक नंबर बताने में। हमारे पास 2 रजिस्टर वाले थे, तो यानी कि 2 into 5 कर दूं मैं। अब इन्होंने बोला कि एक इमीडिएट ऑपरेंड है, वो बता रहे हैं कि वो कितने बिट्स ले रहा है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। इसको सोल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इमीडिएट ऑपरेंड ले रहा है 10 बिट्स। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें जो दे रखे उस डेटा को लिखना है एक जगह पे सोफिस्टिकेटेड तरीके से और उसको सोल्व करना है। वैसे एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा है ARISC प्रोसेसर। यहाँ पे RISC देख के दिमाग मत लगाना कि RSA क्या था। RISC पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड बनेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड बिल्कुल नहीं बनेगा। ये सिर्फ ऐसे ही दे रखे है कि तुम्हें डिटेल्स बताने के लिए, अगर तुम्हें ज्यादा रिसर्च में जाना है उसके लिए। RISC का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन हम उसी तरीके से करेंगे, हम देखेंगे कि डेटा क्या क्या दे रखा है। इन्होंने कहा कि 16 जनरल पर्पस रजिस्टर दे रखे हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर तो इसको लिखोगे तुम 2 की पावर 4 16 होता है। 16 बिट्स टोटल है। फिर 3 तरीके के इंस्ट्रक्शन इन्होंने बताया। एक रजिस्टर टाइप है, एक मेमोरी टाइप है, एक ब्रांच टाइप है। नाम जो भी रख रखे हैं इनको एबीसी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक रजिस्टर टाइप है, एक मेमोरी टाइप है और एक ब्रांच टाइप है। जो रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शन है उसमें 3 रजिस्टर के ऑपरेंड होंगे और मेमोरी टाइप वाले में क्या होगा, सिंगल ऑपरेंड होगा प्लस 8 बिट्स अलग से रख रखे हैं इन्होंने। तो भूल जाओ किस चीज के रख रखे हैं, बस रख रखे हैं इन्होंने अलग से। ठीक है, जो सी टाइप है, सी टाइप में बोल रहे हैं कि 2 ऑपरेंड्स होंगे। चलो वापस से देखते हैं। टोटल 16 जनरल पर्पस रजिस्टर थे, यानी कि 2 की पावर 4 16 बिट्स टोटल था। 3 तरीके के इंस्ट्रक्शन इन्होंने बोले हैं। सबसे पहला जो है रजिस्टर टाइप, यानी कि ए माना है उसमें 3 ऑपरेंड्स होंगे। मेमोरी टाइप यानी कि बी, उसमें 8 बिट अलग से रख रखा है और एक ऑपरेंड होगा। फिर ब्रांच इंस्ट्रक्शन जिसको हमने सी माना है उसमें 2 ऑपरेंड्स होंगे। अगर 8 यूनिक ऑप कोड्स, अगेन 8 ऑप कोड्स हैं तो इसका मतलब क्या, 2 की पावर 3, 3 बिट्स तुम्हारे ऑप कोड बताने में जाएंगे, 4 बिट्स तुम्हारे एक रजिस्टर के लिए जाएंगे। 6 यूनिक ऑप कोड्स मेमोरी टाइप के लिए। अच्छा, ये जो 2 की पावर 3 है ये सिर्फ ए टाइप के लिए। जो 6 यूनिक ऑप कोड्स जाएंगे मेमोरी टाइप इंस्ट्रक्शन के लिए। अब अगर 6 ऑप कोड्स हैं मेमोरी टाइप के लिए तो 6 को तुम कैसे डिफाइन कर पाओगे। 2 की पावर 2 तो 4 हो जाता है, तो 4 ही बता सकते हो। 6 बताने हैं तुम्हें तो यानी कि तुम्हें यहाँ पे भी 2 की पावर 3 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक ऑप कोड्स पॉसिबल फॉर ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन। अब हमें ये बताना है कि इसके लिए कितने मैक्सिमम ऑप कोड्स हम यूज कर सकते हैं सी टाइप के लिए। एक बार इसको खुद से समझो पहले क्वेश्चन को और फिर सोल्व करने की कोशिश करो।
इमीडिएट ऑपरेंड वही होता है जो डायरेक्टली वैल्यू मिल गई है सीपीयू को, जो हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पढ़ा है। इमीडिएट ऑपरेंड का मतलब कि ऐसा ऑपरेंड जिसकी वैल्यू हमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से मिली। रजिस्टर्ड ऑपरेंड का मतलब ऐसा ऑपरेंड जिसकी वैल्यू हमें रजिस्टर से मिल रही है। मेमोरी वाला यानी कि जिसकी कैश से मिल रही है, रैम से मिल रही है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को समझो। चलो साथ में सोल्व करें इसको। मैंने ड्रॉ कर लिए ए के 16 बिट्स ड्रॉ की। ए में से जो 12 बिट्स हैं वो ऑपरेंड्स में चले जाएंगे, 4 बिट्स ऑप कोड के लिए मिलेंगे। 4 बिट्स ऑप कोड के लिए यानी कि 0 से 15 तक। लेकिन इन्होंने बोला है कि जो ए टाइप की कैटेगरी है, यानी कि जिसको हमने रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शन बोला है, उसमें 8 ही है यूनिक ऑप कोड्स। तो 8 को अगर मैंने लिखना हो तो मैं ये मान सकता हूँ कि ए के लिए
4 बिट्स मेरे को यूज करने हैं ऑपकोड के लिए। अगर मैंने फर्स्ट बिट को 0 रख दिया तो क्या मैं आगे वाले 3 बिट्स 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन बना के 8 कंप्लीट कर सकता हूँ? हाँ, अगर मैंने तीनों को 0 कर दिया, तीनों एक्स को, तो 0 बन गया। 0 0 1 कर दिया तो 1 बन गया। वैसे ही ये जो एक्स एक्स है ये 0 से 7 तक जाएंगे। ठीक है, 0 बनेगा जब चारों 0 हो जाएंगे, 7 बनेगा जब फर्स्ट बिट 0 होगा, बाकी तीनों 1 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को ये यूज करने थे ए के लिए, क्योंकि ओपकोड हर चीज का अलग होता है। तो जो बी वाली कैटेगरी है, बी वाली कैटेगरी में ये 0xxx ये कभी यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओपकोड सबके अलग होते हैं। बी वाली कैटेगरी में इन्होंने बोला कि 6 यूनिक ओपकोड्स हैं इनके पास, और बी वाली में हमारे पास सेम 4 बिट्स ही है, 4 बिट्स हैं। तो ऑब्वियसली मेरे को इस 0 को 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने पहले को 0 बना दिया और बाकी आगे कुछ भी लिखा तो हो सकता है कि फर्स्ट ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के दो ऑपकोड सेम हो जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हर फंक्शन का ऑपकोड अलग होगा, तो मेरे को इसको 1 बनाना पड़ेगा। अब मुझे 6 चलाना है, तो मैंने लिखा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1। ये 6 ऐसे ऑपकोड्स हैं जो कि मैंने बी वाली कैटेगरी के लिए यूज करने हैं। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक ऑपकोड्स पॉसिबल फॉर ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन, यानी कि सी टाइप जो इंस्ट्रक्शन है हमारे, उनके लिए मैक्सिमम कितने ऑपकोड्स हो सकते हैं हमारे पास। जो सी टाइप कैटेगरी है उन्होंने दे रखे हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्टर में सिर्फ 2 रजिस्टर्स थे, यानी कि हमने 4 और 4 टोटल 8 बिट्स निकाल लिए। हमारे पास 8 बिट्स पड़े हैं अभी सी वाली कैटेगरी के लिए, जो कि हम ऑपकोड बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास इतने सारे बिट्स पड़े हैं जिनसे हमें ऑपकोड बनाना है सी वाले कैटेगरी का। तो हम कितने बना सकते हैं? हमें ये पता है कि ये जो 4 वाले हैं, इनको हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी ए और बी में। किए ही नहीं किया? कर चुके हैं ना? जवाब दो। बी का पूरा कहाँ किया एग्जैक्टली exactly। बी के कुछ बचे हुए हैं अभी, बी के 2 बचे हैं। 1 1 1 0 बचा है, 1 1 1 1 बचा है। ये 2 ऑपकोड्स अभी भी बचे हैं हमारे पास, हमने किए नहीं है अभी तक, तो ये यूज हो जाएंगे हमारे सी में। अब सी में 2 तरीके की बातें हो सकती है। या तो ये दिया जा सकता है कि हमें 8 के 8 बिट्स को यूज करके एक ऑपकोड बनाना है, या फिर कई बार क्वेश्चंस में दिया होता है कि 8 बिट्स तो आपके पास खाली पड़े हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 4 बिट्स ही अलाउड है ऑपकोड बनाने के लिए। तो दोनों कैटेगरीज देख लेते हैं हम। दोनों कैटेगरीज के हिसाब से अगर हमारे पास 4 बिट्स की अलाउंस दे रखी है ऑपकोड बनाने के लिए, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही बचते हैं, जो कि ये 2 है। अगर हमें दे रखा है कि 8 बिट्स से आप ऑपकोड बना लो, उसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कुछ भी आ सकता है हमारा 8 बिट्स से अगर, तो ये 4 बिट्स तो कुछ भी हो सकते हैं हमारे। आगे वाले 4 बिट्स या तो 1 1 1 0 होगा, या फिर 1 1 1 1 होगा, है ना? तो इसके हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग किया होगा। तुम 4 बिट से ही बना सकते हो कोड, देख लेते हैं एक बार। सेकंड वाले में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो, उन्होंने कहा है जो ओप कोड आपका है वो अपने 1 1 1, इन्होंने सेकंड वाले तरीके से किया कि आपने 1 1 1 1 0 ले लिया, एक 1 1 1 1 ले लिया। अब ये मत सोचना कि भाई तूने तो लास्ट के 4 डिजिट्स में लिखे हैं, ये सर ने शुरू के 4 डिजिट्स लिए हैं, बिट्स लिए हैं। वो कोई ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर सकते हैं। सर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि आगे वाले 4 बिट्स खाली है। अब इन 4 बिट्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 2 की पावर 4,
टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 2 की पावर 4 का मतलब होगा टोटल 16 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन जाएंगे। ये भी 2 की पावर 4, यहाँ पे भी 16 कॉम्बिनेशंस। तो टोटल 16 कॉम्बिनेशंस यहाँ से बन रहा है मेरे, टोटल 16 कॉम्बिनेशंस यहाँ से बन रहे हैं मेरे। तो मेरे पास ये 16, ये 16 दोनों को ऐड करेंगे, टोटल 32 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ये चीज़ का बिल्कुल याद रखना बहुत ध्यान से। कुछ क्वेश्चंस में तुम्हारे पास भले ही 8 बिट्स खाली पड़े हो, लेकिन वो बोल देते हैं कि 4 बिट्स ही ऑपकोड के लिए यूज कर सकते हो, जो ऑपकोड की फ्रीक्वेंसी है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम है थ्रू आउट। तो फिर हमें फर्स्ट वाले आंसर के साथ जाना पड़ेगा, जो कि 2 होगा। इस चीज को क्वेश्चन पढ़ते वक्त याद रखना, क्वेश्चन में लिखा होगा तो 2 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में जैसे इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया होता कि तुम्हें कैसे यूज करना है, तो हम 8 बिट्स को लेके यूज करेंगे। 8 बिट्स के लिए हमें 4 बिट्स पता है कि कौन कौन से हो सकते हैं, बाकी जो 4 बिट्स बचे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। जो ये वाले 4 बिट्स हैं, इनकी वैल्यू 0 से लेके 15 तक जा सकती है, तो टोटल 16 कॉम्बिनेशंस हो गए। तो टोटल 16 फर्स्ट से आ गए, टोटल 16 सेकंड से आ गए, दोनों को ऐड किया तो 32 हो गए। क्वेश्चन समझ आया ये वाला? ए टाइप में 3 ऑपरेंड है। अब एक ऑपरेंड जो है वो 4 बिट्स ले रहा है, उनकी रजिस्टर का हमें पता चल गया वो 4 बिट्स बता रहा है। तो एक ऑपरेंड है वो रजिस्टर से निकल के आ रहा है, तीन ऑपरेंड्स है वो तीनों के रजिस्टर से निकल के आ रहे हैं। एक रजिस्टर 4 बिट्स ले रहा है, तो तीन जो रजिस्टर्स होंगे वो 12 बिट्स लेंगे। टोटल 16 थे, 16 माइनस 12 थे, तो 4 बिट्स बचे ए वाली कैटेगरी के लिए। इसी क्वेश्चन, अगर ये कोई ऐसा क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दो जिसमें बोला हो कि 4 बिट्स यूज कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को बना लो। वरना कुछ क्वेश्चंस हैं जो पुरानी असाइनमेंट्स वगैरह में जो पिछले सालों की है, वो मैं तुम्हें बाद में भेजूंगा, अभी नहीं भेज रहा। सैंपल पेपर में उसके क्वेश्चंस डालूंगा, तो उसमें दे दूंगा ये ऐसा वाला कोई क्वेश्चन। एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ इसको वापस से, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं पहले ना। क्वेश्चन था कि एक प्रोसेसर है जिसमें टोटल 16 जनरल पर्पस रजिस्टर है। 16 जनरल पर्पस रजिस्टर यानी कि अगर मेरे को किसी भी रजिस्टर से, सीपीयू है, सीपीयू को किसी भी रजिस्टर से बातचीत करनी है, तो उसको पता होना चाहिए उस रजिस्टर का नंबर क्या है। और उस रजिस्टर का नंबर मैं 4 बिट से डिसाइड कर सकता हूँ। 2 की पावर 4 16 होता है, तो अगर मैंने 4 बिट्स ले लिया तो उनसे मैं हर एक रजिस्टर को एक यूनिक नंबर दे सकता हूँ। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 की पावर 4, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, 2 की पावर 4, 4 बिट्स एक रजिस्टर के पास होंगे। ये दे रखे कि टोटल जो इंस्ट्रक्शन की लेंथ है वो 16 बिट है, और 3 तरीके के इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर हमने डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। जो पहला है रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शन, ठीक है, हो गया। हम्म, जो पहला है रजिस्टर टाइप इंस्ट्रक्शन, जिसको हमने ए बोला है, उसमें क्या करते हैं कि सीपीयू के पास हम 3 ऑपरेंड भेजते हैं। जैसे ऐड ए बी सी डी कर दिया, ठीक है, हमने 3 ऑपरेंड्स भेजे, 3 ऑपरेंड्स भेजे, साथ में हमने कुछ ऑपरेशन भी बताया होगा। ऑपरेशन यानी कि ऐड, तो 4 जो ऑपकोड है वो फर्स्ट में डिफाइन होगा, बाकी जो ऑपरेंड्स है वो बाकी में डिफाइन हो रहे हैं, बाकी बिट्स में। टोटल 16 बिट्स थे, 4 बिट्स गए पहला ऑपरेंड बताने में, टोटल 3 ऑपरेंड है। अगले 4 बिट्स गए दूसरा ऑपरेंड बताने में, अगले 4 बिट्स गए तीसरा ऑपरेंड बताने में। तो बचा तो तुम्हारे पास 4 बिट्स है सिर्फ। उन 4 बिट्स से तुम क्या करोगे? ऑपकोड बताओगे। फिर आती है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में बोला कि एक ऑपरेंड है इनके पास, तो यानी कि 4 बिट्स गए, टोटल 16 थे, 4 गए, 12 बचे। और कह रहे कि 8 बिट्स हमने किसी और चीज के लिए छोड़ रखे हैं, उनका आप यूज मत करो। 8 बिट मेमोरी ऑफसेट है, ये कुछ और चीज होती है, छोड़ रखे हैं, उनका आप यूज नहीं कर सकते। तो अब 8 बिट्स ये गए, 4 बिट्स एक ऑपरेंड के, टोटल 12 गए, 16 तो टोटल थे ही, तो बचे 4। अब फिर से तुम अगर ऑपकोड यूज करना है तो ऑपकोड के लिए तुम्हारे पास 4 बिट्स है। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो सी कैटेगरी है, सी कैटेगरी में तुम्हारे पास 2 ऑपरेंड्स हैं, 2 ऑपरेंड्स यानी कि 4 और 4 8 बिट्स टोटल गए, बचे 8 बिट्स। 8 बिट्स से तुम्हें ऑपकोड बनाना है,
ये इन्होंने दे नहीं रखा कि तुम कितने बिट्स का यूज कर सकते हो, 8 के 8 यूज कर लो चाहे, ठीक है। हमने देखा फर्स्ट वाले केस में जो ए बना हुआ है, हमने 12 बिट्स निकाल दिए, 4 बचे थे, 4 से ऑपकोड बनाना है। बी में भी 4 बचे, 4 से ऑपकोड बनाना है। ए में जो ऑपकोड बन रहा है वो कभी भी बी में नहीं बनना चाहिए, जो बी में बन रहा है वो कभी भी सी में नहीं बनना चाहिए। ऑपकोड किसी भी दो कैटेगरीज के सेम नहीं हो सकते, क्योंकि मान के चलो ना कि ऐड और सब्ट्रैक्ट है, सीपीयू को अलग अलग तरीके से बताना है कि इसको ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों के पास नंबर भी तो अलग अलग होगा ना। हमारी हर किसी की एक अलग अलग यूआईडी होती है। क्यों? क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना आसान होता है, अलग अलग होंगे। सपोज करो कि तुम्हारी और मेरी यूआईडी बिल्कुल सेम होती, ईडी को या किसी को भी मेरे को बुलाना है और उसने उस यूआईडी पे मेल कर दिया, तो वो मेल तुम्हारे पास भी जाती, मेरे पास भी आती। फिर पता कैसे चलता कि मुझे बुलाया है ईडी ने या तुम्हें बुलाया है? नहीं पता चलता ना। इसलिए हर एक फंक्शन की अलग अलग आईडी होती है। हमने ए को देखा, ए में भले ही हम 4 बिट्स यूज कर सकते हैं आउटपुट के लिए, पर हमें जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ 3 की थी, क्योंकि हमें 8 यूनिक आउटपुट्स बनाने हैं। 8 हम कैसे बना लेंगे? लास्ट के 3 बिट्स यूज करके। बी में हमें 6 ही बनाने थे, लेकिन फर्क क्या था कि जो पहले बन चुके हैं ना वो नहीं बना सकते। तो पहले बन चुके हैं तो यानी कि फर्स्ट बिट जो 0 था अब उसको 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 के 0 रखेंगे तो और कोई नया बना नहीं पाएंगे, तो 0 को 1 चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो हमने 0 से 1 के बीच में चेंज किया, ये इसी वजह से किया, क्योंकि 0 से हम रखते तो हम कोई नया नहीं बना पाते। अब ये 1 हो गया, 1 क्या गया, हम नए 6 बना सकते हैं, हमने 6 बना लिए। लेकिन हम 2 और भी बना सकते थे इन 4 बिट्स का यूज करके, जो कि ये है। इनका हमने अभी तक कहीं पे यूज ही नहीं किया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो सी कैटेगरी है, सी कैटेगरी में कितने यूनिक ऑपकोड्स हो सकते हैं। हमने देखा कि सी कैटेगरी काफी यूनिक है, उसमें हमें 8 बिट्स दे रखे हैं ऑपकोड बनाने के लिए, बहुत सारे ऑपकोड्स बन जाएंगे। इसमें भी क्या फर्क था कि 4 बिट्स प्री डिसाइडेड है, 4 बिट्स या तो आपके 1110 होंगे या 4 बिट्स चारों के चारों 1 होंगे। अब आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है वो बाकी के बचे बिट्स के साथ करिए। तो हमने देखा कि 4 बिट्स या तो ये होंगे या ये होंगे, अगले वाले 4 बिट्स आप कुछ भी ले लो। हमें पता है कि हम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 4 बिट्स का 16 बना सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। 2 की पावर में हम कितने रखेंगे? जो भी बिट्स एम्प्टी है, तो हम टोटल 16 कॉम्बिनेशन यहाँ से बना लेंगे, टोटल 16 यहाँ से बना लेंगे। यानी कि सी कैटेगरी में हम या तो ये वाले 16 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं या ये वाले 16 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। टोटल हमारे पास मिलके आ गए 32 कॉम्बिनेशंस। यही आंसर है हमारा। रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा लेक्चर की, कोई बात नहीं, आज की रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसे ही होना चाहिए, रिमेम्बर करेक्टली। टाइप भी क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो अभी क्वेश्चन की है, इसको तुम प्रैक्टिस करना। क्लास अभी के लिए आज यहीं पे बंद करते हैं, थोड़ा समराइज करा देता हूँ। कोई भी डाउट है एक बार तो वो पूछ लो फटाफट से, उसके बाद फिर समराइज करते हैं। जो मैंने 2 लिंक्स भेजे हैं तुम्हें, पहले लिंक का एग्जांपल 1 और 2 तुम्हें वापस करना है, एग्जांपल 3 जो ये सामने खुला हुआ है इसको ट्राई करना। ये कर लोगे, फिर जो मैंने दूसरा लिंक भेजा है उसके जो भी क्वेश्चन है वो तुम्हें ट्राई करने हैं। ये सब तुम्हारे ऑलरेडी हो रखे हैं, बस वैल्यूज चेंज है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आने वाले हैं तुम्हारे। और इसी के साथ वीक 1 हमारा खत्म हो गया। लास्ट का पार्ट कौन सा? यही क्वेश्चन वाला पार्ट जो सी वाली कैटेगरी का था, सी वाली कैटेगरी का, ठीक है। आफ्टर ए कैटेगरी तुम ऐसा करो, आज एक बार जो वीडियो में दे रखे ना एग्जांपल उनको पढ़ो, उनको खुद से सोल्व करो, उनको वापस सोल्व करोगे, फिर एग्जांपल नंबर 3 भी सोल्व करोगे, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी मैं ये जो अभी एग्जांपल हमने किया इसको कल वापस एक्सप्लेन करूंगा। आज एक्चुअली में टाइम हो गया और तुम में से कईयों की कुछ क्लासेस होती है, पता नहीं क्या तुमने बताया था मुझे, तो 7:30 तक की मैक्सिमम ले पाऊंगा मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना, ये क्वेश्चन सेम मैं तुम्हें कल वापस कराऊंगा, ठीक है। तब तक तुम ट्राई करो, तुम्हें खुद से कुछ इनपुट्स मिलेंगे, समझ आएगा क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। मैं समराइज कर देता हूँ एक बार अभी। आज हमने क्या क्या पढ़ा?
देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंस्ट्रक्शन होता है क्या। इंस्ट्रक्शन होता है ऑपकोड और ऑपरेंड का मिक्सचर जो कि बाइनरी कोड में सीपीयू के पास जाता है। उसमें से कुछ बिट्स जो होते हैं वो बताते हैं कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, कुछ बिट्स बताते हैं कि एड्रेसिंग मोड क्या है, कुछ बिट्स बताते हैं कि ऑपरेंड क्या है। ऑपरेंड बताएंगे या फिर ऑपरेंड का एड्रेस दे देंगे जो कि मेमोरी में पड़ा होगा। फिर हमने पढ़ा कि एड्रेसिंग मोड्स क्या क्या होते हैं। एड्रेसिंग मोड्स देखिए, इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, डायरेक्ट एएम, इम्प्लिसिट इंडेक्स, रजिस्टर, इनडायरेक्ट एएम। ये सब क्या क्या होते हैं ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। फिर हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है, इस पर क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी बेस्ड आएगा। किसी भी न्यूमेरिकल में ये चीज तुम्हें मिले भूल जाओ, इग्नोर कर दो उसको। क्लॉक साइकिल क्या होती है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो बेसिकली होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने परफॉर्म हो रहे हैं एक सेकंड में, सीपीयू कितने परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमने एग्जांपल 1 सॉल्व किया। एग्जांपल 1 में 16 आउटपुट्स थे, यानी कि 4 बिट्स हमारे आउटपुट बताने में थे, 32 रजिस्टर थे तो यानी कि 5 बिट्स रजिस्टर बताने में, 24 बिट टोटल थे तो 24 में से 5 हमारे 4 हमारे गए आउटपुट बताने में, 2 रजिस्टर थे तो यानी कि 10 हमारे गए रजिस्टर बताने में, बचे 10, आंसर 10 हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन तुम फिर से ट्राई करो, तुम्हें समझ आ जाएगा, नहीं आता तो मैं कल वापस बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन के अलावा किसी में कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन तुम एक बार सोल्व करो यार अभी। कोई डाउट नहीं है? आज के नोट्स में भेज दूंगा, फिलहाल तो नहीं। चलो फिर जिसको लीव करना है वो कर सकता है, मीटिंग एंड करते हैं।